हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए रिजर्व फूड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो दीज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स एक्ट एज रिजर्व फूड in living organisms. In the main three important storage polysaccharides are starch, glycogen and aniline. These three, that is the starch, glycogen and aniline, are the three important storage polysaccharides. First of all, we will take the starch. देखिए, अब यहाँ पे जो ये स्टार्च जो होता है, स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है जो एक्ट करता है एज ए फूड रिजर्व इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स में जो मेनली फूड रिजर्व होता है वो होता है स्टार्च। सो इट एक्ट्स एज फूड रिजर्व इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। इस स्टार्च को हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको कहते हैं हम आल्सो नोन एज एमाइलम। इसको एमाइलम भी हम कहते हैं। नाउ दिस स्टार्च, ये स्टार्च है तो है क्या? ये स्टार्च एक पॉलीग्लाइकन है। पॉलीग्लाइकन दैट इज इट इज मेड अप ऑफ द many glucose molecules. Glucose molecules किस configuration में? alpha D glucose molecules, and it is a polyglycan homopolysaccharide. So this starch is a polyglycan many glucose molecules, homopolysaccharide, that is made up of the similar type of the monosaccharide residues, that is the alpha D glucose molecules. ये जो starch होता है, it is an end product of photosynthesis. So this starch is the end product of photosynthesis. This starch is abundant in cereals such as wheat, maize, rice, legumes such as peas, beans, and gram, potato, banana, etc. So occurs in abundance. किन में? occurs in abundance किन में पाया जाता है? abundance में फर्स्ट वन दैट इज द cereals में कौन से? mainly wheat, maize, rice, and it is also present in abundance in case of legumes such as peas, gram, beans, and in case of potato में भी पाया जाता है and banana में भी पाया जाता है, etc. So the starch occurs in abundance in case of the cereals such as wheat, maize, rice, legumes such as peas, gram, beans, potato, banana, etc. ये जो स्टार्च हैं, it accumulates in the form of a tiny granules. जिन tiny granules को हम कहते हैं starch grains. ये जो स्टार्च होता है ये accumulate होता है टाइनी ग्रैन्यूल्स में, जिन टाइनी ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं स्टार्च ग्रैन्स. सो स्टार्च
accumulates in tiny granules, जिन टाइनी ग्रैन्यूल्स को कहते हैं हम स्टार्च ग्रेन्स। अब ये स्टार्च ग्रेन्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं या शेल्स होते हैं, और वो लेयर्स या शेल्स बनते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट के अराउंड, जिस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं हीलियम। आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर लीजिए, ये जो स्टार्च ग्रेन्स हैं, सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो स्टार्च हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं, अलग सिंपली फॉर्म में नहीं होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी ग्रैन्यूल्स, जिन टाइनी ग्रैन्यूल्स को हम स्टार्च ग्रेन्स कहते हैं। और यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स कैसे, आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट के अराउंड ये स्टार्च ग्रेन्स की जो शेल्स होती हैं, दीज आर द शेल्स और लेयर्स ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स, एंड दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस वन इज द कॉमन पॉइंट, एंड दिस वन इज द कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज हीलियम। अब ये जो स्टार्च जो अब एक्यूमुलेट होता है टाइनी ग्रैन्यूल्स में, जिनको स्टार्च ग्रेन्स कहते हैं, और इस स्टार्च ग्रेन में क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन में लेयर्स और शेल्स आर फॉर्मड अराउंड ए कॉमन पॉइंट, जिस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं हीलियम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च ग्रेन। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये स्टार्च ग्रेन्स सिंगली पाए जाते हैं या ग्रुप्स में पाए जाते हैं? ये सिंगली भी पाए जाते हैं और ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इफ दिस इज द सिंगल स्टार्च ग्रेन, देन दिस सिंगल स्टार्च ग्रेन इज कॉल्ड एज द सिंपल स्टार्च ग्रेन। तो अगर ये स्टार्च ग्रेन्स, if the starch grains occur singly, when starch grains occur in singly, then they are called as simple starch grains. While as अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, if I will take, this is the one starch grain and this is the second starch grain and this is the third starch grain, तो यहां पे जो स्टार्च ग्रेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो ग्रुप्स में, सो द स्टार्च ग्रेन्स, these are the group of starch grains. So when जब ये स्टार्च ग्रेन्स ग्रुप्स में पाए जाते हैं, सिंगली नहीं पाए जाते हैं, एट दैट टाइम उन स्टार्च ग्रेन्स को हम कहते हैं कंपाउंड स्टार्च ग्रेन्स. So there are two types of the starch grains. One is called as the simple starch grains. When the starch grains occur singly, they are called as the simple starch grains. But when these starch grains occur in the groups, at that time these starch grains are called as the compound starch grains. Now these starch की अगर हम बात कर रहे थे, तो starch जो होता है, starch is stored mainly in the chloroplast or in the special kinds of leucoplast, जिनको हम amyloplasts कहते हैं. तो स्टार्च जो है, स्टार्च इज स्टोर्ड, किन में स्टोर्ड किया जाता है? प्लांट के, either in the chloroplast of the plants or special type of leucoplasts
कलरलेस प्लास्टस, एक किस्म के कलरलेस प्लास्टस पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जिनको ल्यूकोप्लास्टस कहते हैं। और जिन ल्यूकोप्लास्टस में ये स्टार्च स्टोर होता है उनको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्टस। So this is about the just an introductory part of the starch. Now we will see the starch, the structure of the starch. तो starch के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, that this starch mainly consists of the two components. इसमें दो components पाए जाते हैं, किसमें? इस starch में। The two components of this starch are, तो स्टार्च के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्च कंसिस्ट्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च इज कंसर्न्ड। वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एमाइलोस, एमाइलोस, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एमाइलोपेक्टिन। पहले हम आ जाते हैं एमाइलोस पे। तो एमाइलोस जो होता है, एमाइलोस एक लीनियर अनब्रांचड पॉलीग्लाइकन होता है जो बना हुआ होता है 200 से 2000 तक अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इस एमाइलोस कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च, ये क्या है? ये एक लीनियर अनब्रांचड पॉलीग्लाइकन, और पॉलीग्लाइकन मीन्स मेड अप ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सो इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, मेड अप ऑफ अराउंड 200 to 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स किस कॉन्फ़िगरेशन में? अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। और यहां पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं, वो ज्वाइन हुए होते हैं बाय मीन्स ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वी कैन से दैट the glucose, that is the alpha D glucose molecules are linked by 1,4 glycosidic bond। जो यहां पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे, यहां पे आप देखने की कोशिश करेंगे, वी विल ड्रा फर्स्ट द ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा डी ग्लूकोज, ये इफ दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो अल्फा में दिस कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहां पे अल्फा में OH ऊपर की तरफ होता है, OH ऊपर की तरफ होता है। यहां पे आप देखने की कोशिश, OH यहां पे, H यहां पे, OH सेकंड कार्बन पे नीचे, OH यहां पे, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर, यहां पे H, और यहां पे OH H, और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH, एंड हियर इट विल बी H। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसी अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे इस अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बहुत एक लंबी सी चेन बनती है जो बनी हुई होती है 200 से 2000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मैं यहां पे एक दूसरा बना देता हूं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहां पे मैंने दूसरा बना दिया। अब यहां पे भी OH H OH H OH H, here it is the OH H, here CH2OH, here H। अब तीसरा हम बनाने की कोशिश करेंगे, 2-4 हम बनाएंगे।
तो यहाँ पे तीसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम बनाने की कोशिश करेंगे। हियर इट विल बी OH H OH H OH H, here OH H CH2OH एंड H। मैंने 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बनाया। आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर लीजिए बॉन्ड कैसे बनता है। तो सॉरी, यहाँ पे 1,4 लिंकेज बनता है। दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट एंड इसका 1 2 3 4 एंड 5th इसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जो नेक्स्ट में आएगा इसका 4th कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। आप लोगों ने पहले ही देखा है कि जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देख लीजिए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है इसका यहाँ पे इसके फर्स्ट कार्बन को और नेक्स्ट वाला जो इसके नेक्स्ट में होगा उसके 4th कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम शो करेंगे इसका यहाँ पे ऐसे बॉन्ड दिखाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे शो करेंगे। इस जो फर्स्ट कार्बन हमने पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया इसका भी बॉन्ड किसी जो प्रीवियस वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसके साथ बॉन्ड बना हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे आप O लिखेंगे, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डालेंगे n टाइम्स दैट n इज मैनली n इज द number of glucose molecules as I already mentioned that in case of amylose में 200 से लेके 2000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। This is the general structure of amylose, and this amylose is one of the component of the starch। और ये amylose जो होता है amylose is more soluble than amylopectin and it constitutes 20 to 30% of the स्टार्च का 20 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है एमाइलोस। अब दिस वाज अबाउट द एमाइलोस एंड नाउ वी विल सी द एमाइलोपेक्टिन। इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर को यहाँ पे रखने दे दीजिए आप, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत लगेगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च इज एमाइलोपेक्टिन। ये एमाइलोपेक्टिन भी पॉलीग्लाइकन है जिसमें बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक तो होते हैं 2000 to 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये अनब्रांचेड नहीं होता है, ये ब्रांचेड होता है। इस एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन में एक मेन ब्रांच होती है जो 1,4 लिंक्ड, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे दिस इज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसी एक चेन यहाँ पे होगी, एक चेन जहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एंड सो ऑन। ये सर्कल्स को कंपेयर कर लीजिए इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ। ये पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके साथ बॉन्ड हुई है, यहाँ पे बॉन्ड बनी। ये एक अभी यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ये हैं, दिस इज द एमाइलोस। लेकिन यहाँ पे जो एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन में एक मेन ब्रांच होती है जो एमाइलोस, जिसको हम एमाइलोस कहते हैं। लेकिन इस एमाइलोस के
इस मेन ब्रांच के साथ एक ब्रांच पॉइंट होता है, जो ब्रांच पॉइंट कनेक्टेड होता है इस मेन ब्रांच के साथ बाय मींस ऑफ 1,6 लिंकेज। अगर मैं आपको, और वो लिंक ब्रांच पॉइंट कब होता है? आफ्टर एवरी 24 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मेन ब्रांच। इसको आप आराम से देखने की कोशिश कर लीजिए। यहां पे अगर मैं यहां पे मानता हूं दिस इज द मेन ब्रांच, ये मैं मेन ब्रांच में लेता हूं, इसको मैं यहां पे थोड़ा रब कर देता हूं। यहां पे मैं मेन ब्रांच को ले लेता हूं, मैं मानता हूं दिस इज द 24th कार ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये वाला 24th ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इस 24th ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अगर ऊपर से हम एक और ब्रांच ले लेंगे, ये ब्रांच ले लेंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ 1,4 लिंकेज। ये यहां पे OH H CH2OH, ये एक चैन है जो सेम इसी तरह की चैन है, लेकिन इसका जो कार्बन है ये वाला अगर यहां पे मैं, यहां पे आप देख लीजिए, ये वाला आपका इसमें फर्स्ट कार्बन है। इस फर्स्ट कार्बन इसमें OH यहां पे होगा, H यहां पे। इस OH का बॉन्ड बनता है इस CH2 के OH के ग्रुप के साथ, तो यहां पे CH2O ये ब्रांच निकलता है। आपको अगर यहां पे समझ नहीं आया, अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करें, ये मेन ब्रांच देख लीजिए आप। इस मेन ब्रांच का सपोज कर लीजिए दिस इज द 24th और 25th 26th 27th 28th 29th और 30th ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहां से दूसरी एक ब्रांच निकलती है जो ऐसी ही है, और इस ब्रांच का जो कार्बन नंबर फर्स्ट है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6th कार्बन के साथ ब्रांच बना देता है, बॉन्ड बना देता है, जिसको हम कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो अगर यहां इसको कट करेंगे, यहां पे CH2OH लिखेंगे तो ये एमाइलोज बनेगा। तो अगर यहां पे एक ब्रांच अराइज होता है, इफ दिस इज द 24th ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ दिस मेन ब्रांच, दिस इज द मेन ब्रांच, ये वाली मेन ब्रांच है, और ये एक शाख निकलती है, जो शाख जो इसके साथ बॉन्ड बना देता है मेन ब्रांच के साथ, वो इस 24th 25th 26th 27th 28th और 29th और 30th ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6th कार्बन के साथ, ये 1 2 3 4 5th एंड 6th ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6th कार्बन ऑफ 24th to 30th ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ यहां पे बॉन्ड बनता है। इसका फर्स्ट कार्बन, इसका 6th कार्बन, तो इसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो वी कैन से दिस एमाइलोपेक्टिन, आप यहां पे अगर देखने की कोशिश करेंगे, एमाइलोपेक्टिन इज अगेन द polyglycan. It's a polyglycan. But it is a branched. It is branched, and branch occurs after every 24th to 30th glucose molecule of मेन ब्रांच। जो मेन ब्रांच है, उस मेन ब्रांच के 24th to 30th ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ दूसरी एक ब्रांच कनेक्ट होगी, जो ब्रांच कनेक्ट होती है बाय मींस ऑफ 1,6 लिंकेज। यहां पे दिस इज द 1,6 लिंकेज। और ये अमाइलोपेक्टिन जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड सम 2,000 to 2 lakh alpha D glucose molecules. Now this starch, this was all about the structure of the starch, and so there are mainly the two components of the starch, that is the amylose and amylopectin. Amylose is unbranched, while as amylopectin is branched, and
this amylose is more soluble than the amylopectin. Amylose consists of around 200 to 2000 glucose molecules, while as amylopectin is consists of 2000 to 2 lakh glucose molecules. Now this starch आपने देखा कि it exists in the form of the starch grains, और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर स्पाइरल होता है या कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. due to coiled और spiral structure of किसका structure of starch. Due to this coiled or spiral structure of the starch, ये starch can hold the iodine molecule, iodine solution when it is stand with the iodine. जब इस स्टार्च को हम आयोडीन के साथ स्टैंड करेंगे, आयोडीन से स्टैंड करेंगे, तो ये इस स्पाइरल स्ट्रक्चर की वजह से ये होल्ड कर सकता है एंड गिव्स द ब्लू कलर. कैन होल्ड आयोडीन solution, can hold iodine solution when stand with iodine. और जब इसको स्टैंड कर देते हैं तो it gives the blue color. Very important for the competitive exam. तो starch can hold the iodine solution and gives the blue color when it is stand with the iodine solution. लेकिन यहां पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है. if this amylose को अगर हम if amylose is stand with iodine, तो यहां पे amylose gives the blue black कलर्स को याद रख लीजिए. अब अगर amylopectin when stand with iodine, then it gives the red violet color. यहां पे इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. देखिए जो स्टार्च होता है, स्टार्च का कॉइलेड स्ट्रक्चर होता है या स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, जो आपने देखा कि वहाँ पे इट ओकर्स इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स, और इस वजह से ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है, और जब ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है तो ये वहाँ पे ब्लू कलर देता है. और अगर हम एमाइलोस को अलग से ले लेंगे, एमाइलोस कैन आल्सो होल्ड द आयोडीन सोल्यूशन बट गिव्स द ब्लू ब्लैक कलर, एंड इफ एमाइलोपेक्टिन is stand with the iodine, at that time the red violet color is produced. लेकिन यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स पढ़े, चाहे सेलुलोज पढ़ा या काइटिन पढ़ा, उनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और उनका स्पाइरल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कॉइलेड स्ट्रक्चर नहीं होता है. सो दोज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स सच एज सेलुलोज और काइटिन वो आयोडीन सोल्यूशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं एंड डू नॉट गिव एनी color when stand with the iodine solution. So this was all about the starch, introduction about the starch and structure of the starch. Now we will see a little introduction about the digestion of the starch. Digestion of starch. Digestion of स्टार्च. देखिए इन ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स, स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट्स एट और बिगिनस इन द माउथ और बकल केविटी. स्टार्च की डाइजेशन बिगिनस इन माउथ और बकल केविटी. यहां पे बकल केविटी में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिन सैलिवरी ग्लैंड्स जो सैलिवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सैलिवा, और इस सैलिवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा एमाइलेस
और सिंपली टाइलिन। अब ये अल्फा एमाइलेस randomly breaks down alpha 1,4 glycosidic bonds of starch। ये अल्फा एमाइलेस या टाइलिन जिसको हम कहते हैं, ये रैंडमली ब्रेक डाउन करते हैं इन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो आपने देखे स्ट्रक्चर में, लेकिन एक्सेप्ट आउटर मोस्ट एंड नेक्स्ट टू ब्रांच। जो ब्रांचेस के नेक्स्ट में होंगे या आउटर मोस्ट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे, उनको छोड़ के ये सभी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर सकता है। जो ही यहाँ पे जो ये पार्शली जो ही यहाँ पे माउथ में इसकी ब्रेक डाउन हो गई, रैंडमली ब्रेक डाउन हो गया स्टार्च। नाउ द पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च जो होता है, पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च कहाँ पे पहुंच जाता है? इट रीचेस टू द स्टोमक। अब स्टोमक की एसिडिटी की वजह से अल्फा एमाइलेस इज इनएक्टिवेटेड। जो ही ये पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च जिसकी पार्शल डाइजेशन हो चुकी है बकल केविटी में या माउथ में, ये अब जो ही थ्रू ओसोफेगस स्टोमक में पहुंच जाएगा तो स्टोमक में एसिडिक पीएच होता है, पीएच इज बिलो देन द 7, दैट इज एसिडिक, इट इज एसिडिक, एंड ड्यू टू दिस एसिडिटी ये अल्फा एमाइलेस इज इनएक्टिवेटेड। फाइनली दैट पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइनस, और स्मॉल इंटेस्टाइनस के कौन से पार्ट पे? ड्यूडेनियम पार्ट पे। और वहां पे ड्यूडेनियम पार्ट में पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और कहां से? पेनक्रियाज से। वहां पे उस पेनक्रियाटिक जूस में भी एक एमाइलेस होता है जिसको पेनक्रियाटिक एमाइलेस कहते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस यहां पे सिक्रीट होता है जिसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेस होता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेस क्या करता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेस इस पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च को फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द डाइसैकराइड्स, जिन डाइसैकराइड्स को हम कहते हैं माल्टोस, ट्राइसैकराइड्स जिसको हम कहते हैं माल्टोट्रायोस, एंड ओलिगोसैकराइड्स जिनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन्स। तो जो ही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहले स्टोमक में पहुंचा, अल्फा एमाइलेस की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट पे पहुंचा, वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो गया, और वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक एमाइलेस था। इसने इस पार्शियली डाइजेस्टेड स्टार्च को फर्दर अल्फा 1,4 बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया। वहाँ से डाइसैकराइड निकला है हमें माल्टोस, यहाँ पे ट्राइसैकराइड्स निकले हमें माल्टोट्रायोस, और ओलिगोसैकराइड निकला जिनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन्स। अब यहाँ पे माल्टोस में भी कोई 1,6 ब्रांच नहीं होगा, माल्टोट्रायोस में भी 1,6 ब्रांच नहीं होगा, लेकिन जो ये डेक्स्ट्रिन्स होते हैं इसमें अभी भी 1,6 लिंकेज होता है। तो फाइनली दिस डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स रीच टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। वहां पे क्या होता है? द ब्रश बॉर्डर म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। वहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, सच एज इन एंजाइम्स में से एक एंजाइम होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडेस, जो ब्रांचेस के नज़दीक में 1,4 लिंक्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक्स डाउन द अल्फा 1,4 लिंक्ड
glucose molecules adjacent to branch points। और यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिनेस, और जिसको हम कहते हैं डिब्रांचिंग एंजाइम। जो डिब्रांचिंग एंजाइम ब्रेक्स डाउन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ऑफ किसके, डेक्स्ट्रिनेस पे। तो ये डेक्स्ट्रिनेस एंजाइम जो होता है ये एक्ट करेगा किन पे, डेक्स्ट्रिनेस पे, और वहां पे बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगा। किन बॉन्ड्स को, 1,6 बॉन्ड्स को। और यहां पे माल्टेस भी होता है और वो माल्टोस को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, ग्लूकोज में। तो यहां से भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, यहां से भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां पे भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फाइनली रिलीज होते हैं। जिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वाल्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड थ्रू ब्लड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स, जहां पे उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वहाँ पे ऑक्सीडेशन के दौरान वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP molecules by a process called as the cellular respiration. So this was all about the starch. Thank you. See you in the next class.